केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया तोहफा, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी। 2026 में लागू होगी सिफारिशें। कैबिनेट ने श्रीहरिकोटा में 3,985 करोड़ की लागत से एक और लॉन्च पैड बनाने की मंजूरी। स्टार्टअप इंडिया योजना के 9 वर्ष हुए पूरे। इंक्यूबेशन सेंटरों की सहायता से स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा उद्यमियों ने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना ने हमारे सपनों को दी नई उड़ान। प्रदेश भर में कल से सरकार द्वारा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के तहत संविधान प्रस्तावना वाचन कार्यक्रम का होगा आयोजन। और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का विद्यार्थी बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। कहा, प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम आत्मविश्वास से भरकर अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने की देता है प्रेरणा। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में लिए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3,985 करोड़ रुपए की लागत से थर्ड लॉन्च पैड को मंजूरी दी है। इससे भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3,985 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से थर्ड लॉन्च पैड सैंक्शन किया है, जो कि देश के लिए स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होगा। आप फर्स्ट और सेकंड लॉन्च पैड्स को अगर देखेंगे, उससे कई ज़्यादा कैपेसिटी इसकी है। रॉकेट्स को किस तरह से प्लेस करना, दो रॉकेट्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, ज़्यादा थ्रस्ट जहाँ चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए, अगले 30 वर्षों को ध्यान में रखते हुए इस इंफ्रास्ट्रक्चर की डिज़ाइन की जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दी है। 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द होगी। Sufficient time मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission. जैसा आप जानते हैं, इसमें massive consultation होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है, जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी हैं, और जैसा आप जानते हैं, वन सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं। सो दिस इज़ अ मेजर 2016 में स्थापित हुआ था 7th पे कमीशन, जिसकी टर्म 2026 तक है, तो वेल बिफोर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को शुरू हुए आज 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रदेश सरकार ने भी इस क्षेत्र में कई आयाम स्थापित किए हैं। पंचकुला स्थित स्टार्टअप एक्सेलरेटर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत खुराना ने बताया कि हमें गर्व है कि आज भारत ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे पायदान पर है। अब इसे पहले पायदान पर लाने के लिए काम किया जा रहा है। देश के नौजवानों को नौकरी प्राप्त करने वाले नहीं, बल्कि नौकरी सर्जन करने वाला बनना है। प्रधानमंत्री ने भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का सपना दिया है। उसे पूरा करने के लिए स्वरोजगार की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पंचकुला, करनाल, हिसार, फरीदाबाद व गुड़गांव में इंक्यूबेटर सेंटर शुरू किए गए हैं, जहां से हर साल करीब 80,000 विद्यार्थियों के आइडिया को क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया है। इनके जरिए लगभग 400 स्टार्टअप शुरू हुए हैं, जिसमें से 50% से ज्यादा लड़कियों ने किए हैं। ये महिला सशक्तिकरण का श्रेष्ठ उदाहरण है। सरकार द्वारा स्टार्टअप के लिए लोन व सब्सिडी की सुविधा भी दी जा रही है। इंक्यूबेटर हरियाणा के 5 डिस्ट्रिक्ट्स यानी पंचकुला, करनाल, हिसार,
फरीदाबाद व गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट्स में आज के समय में स्थित हैं, जो हर साल करीबन 80,000 विद्यार्थियों तक पहुंचते हैं। हमारी सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव और स्कीम्स अवेलेबल हैं आज के समय में, जिसके जरिए आपको व्यापार शुरू करने के लिए और उस व्यापार को बड़ा करने के लिए बहुत सारी सब्सिडीज, ग्रांट्स व लो इंटरेस्ट लोन्स अवेलेबल हैं। करीबन 400 स्टार्टअप क्रिएट हुए, जिसमें से 50% से ज्यादा लड़कियों ने क्रिएट किए हैं। वहीं इंक्यूबेटर के सहयोग से स्वरोजगार शुरू करने वाले युवा उद्यमियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप योजना को शुरू कर उनके सपनों को नई उड़ान दी है। ये युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त माध्यम है। इसमें सरकार द्वारा ऋण मुहैया भी करवाया जाता है। मेरी ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने उसको अपने एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया और मैंने लिपन आर्ट बनाया है यहाँ पे। और मेरे बहुत सारे ऑर्डर्स भी आउट ऑफ कंट्री गए हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया गए हैं, कनाडा भी गए हैं मेरे आउट डिलीवरी। मैं फाउंडर हूँ राइड आर्ट्स का, जहाँ पे हम इंटरेस्टिंग एडवर्टीजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टैक्सी एड्रेस्ड एडवर्टीजमेंट्स। एंड आज से काफ़ी टाइम पहले जब मुझे स्टार्टअप आइडिया आया था, तब मैं सैक इंडिया के थ्रू इंक्यूबेट हुआ था। एंड तब से लेके अब तक सैक इंडिया एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा का मेरे स्टार्टअप में बहुत बड़ा योगदान है। इन द राइट मेंटरिंग, मुझे सही लोगों से मिलवाना। 4 साल बाद मैं एक डीपीआईटी सर्टिफाइड स्टार्टअप डीवाडैम हो चुका है और मुझे ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने काफ़ी हेल्प की है 10 लाख की पीएमजेपी लोन सैंक्शन करवाने में। और आज मैं अपने स्टोर पे खड़ी हूँ तुमरानी बाय डीवाडैम, जो ये मैंने अभी अपना स्टोर पहला खोला है, 3 जनवरी को उद्घाटन हुआ इसका। तो ये सब चीज़ें के पीछे बहुत मेहनत रही है और ये मेहनत के पीछे भी लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर विद्यार्थियों, उद्यमियों, किसानों तथा महिलाओं को बिजनेस आइडिया पर स्टार्टअप में बड़ी मदद कर रहा है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया कि आवेदक अपना आइडिया या प्रपोजल HAU वेबसाइट पर ऑनलाइन दे सकता है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक व इंक्यूबेशन कमेटी प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। यहाँ से अब तक 250 इंक्यूबेट्स को प्रशिक्षण व सहयोग दिया जा चुका है। एबिक सेंटर 65 बेस्ट इंक्यूबेट्स को स्टार्टअप करने के लिए 8.19 करोड़ रुपए की ग्रांट दे चुका है, जिसकी मदद से सभी स्टार्टअप का अब 20 करोड़ रुपए का टर्नओवर है और करीब 1,600 लोगों को रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन स्टार्टअप से 50,000 किसानों को तकनीकी व आर्थिक लाभ मिल रहा है। युवाओं को रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाला बनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। वह इन्हीं कार्यक्रमों से संभव हो सकता है। करीब 1600 लोगों को वो रोजगार दिलवा रहे हैं, दे रहे हैं। इन स्टार्टअप से 50,000 किसानों को तकनीकी व आर्थिक लाभ मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी छात्र हैं, हमारे नौजवान युवक हैं, युवतियां हैं या उद्यमी हैं, वो अपने आइडिया को लेकर कृषि विश्वविद्यालय के एबिक सेंटर में आ सकते हैं। उनको हम लैब से जोड़ेंगे, मार्केटिंग से जोड़ेंगे। वो रोजगार मांगने वाले ने रोजगार देने वाले युवक बनेंगे। वहीं युवा उद्यमी सुनील ने बताया कि हम ऐसे उत्पाद बना रहे हैं जो किसानों के काम आते हैं। हमारे उत्पाद की सहायता से किसान फोन के माध्यम से खेत में लगी पानी की मोटर को घर बैठे ही बंद या चालू कर सकता है। आज करीब 30,000 किसान उनकी इस तकनीक का फायदा उठा रहे हैं। वहीं युवा उद्यमी दीपिका अहलावत ने बताया कि हमारी कंपनी युवा खिलाड़ियों के लिए पोषण खाद्य उत्पाद बनाती है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि सभी को सरकारी नौकरियों के पीछे ना भागकर अपने स्टार्टअप शुरू करने चाहिए, जिसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार हर संभव सहायता मुहैया करवा रही है। किसान अपने खेत की मोटर को मोबाइल से चला सकते हैं, घर बैठे कभी भी कहीं भी। इसमें लगभग 30,000 के आसपास किसान आज के टाइम में इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमें एबिक ने सपोर्ट किया है, 10 लाख रुपए का ग्रांट दिया था और आज की डेट में 6 करोड़ का टर्नओवर है। इस फाइनेंशियल में आगे बढ़ेगा। इसके अलावा हमारे दूसरे भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक आप पूरे शहर की स्ट्रीट लाइट
पूरे शहर की मोटरों को भी आप एक वेबसाइट या एंड्रॉइड ऐप से मॉनिटर एंड कंट्रोल कर सकते हो। हमारी कंपनी यंग एथलीट्स के लिए एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल किट बनाती है जिसमें प्री वर्कआउट, मिड वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट 5 रेडीमेड, रेडी टू ईट, नेचुरल, ग्लूटेन फ्री एंड प्रिजर्वेटिव फ्री हम कुकीज बनाते हैं। ये आइडिया एबिक के सामने रखा, HAU एबिक के सामने, वहाँ से फिर वो सिलेक्ट करके प्रोजेक्ट मुझे थ्रू आउट 3 महीने की ट्रेनिंग मिली जिसमें हर क्वेरी का सल्यूशन मिला। स्वरोजगार शुरू करने का जुनून नितिन को स्वदेश खींच लाया। कनाडा से नौकरी छोड़कर भारत लौटने पर उन्होंने प्लास्टिक को रिसाइकल कर गमले बनाने का छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। आज 100 से अधिक लोगों को इस रोजगार से जोड़ दिया। उनके गमलों की ऑनलाइन अच्छी मांग है। उनके इस स्टार्टअप का सालाना टर्नओवर 65 लाख तक पहुंच गया है। नितिन अब इसे और विस्तार देने में लगे हैं। करनाल के काछवा गांव निवासी नितिन ललित ने बताया कि वे हमेशा से कुछ अलग करना चाहते थे। पिता जय किशन ने उनको कर्ज लेकर पढ़ने के लिए कनाडा भेज दिया। वर्ष 2009-10 में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 4 लाख रुपए महीना नौकरी की। 2016 में भारत आ गए। इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से स्टार्टअप कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नितिन ने बताया कि इस कार्यक्रम ने अपना बिजनेस करने के लिए उनके सपनों को पंख लगा दिए। उन्होंने कहा कि शोध कार्य पूरा कर 2017 में एक कंपनी बनाई और करनाल में कार्य शुरू कर दिया। नितिन ने युवाओं से आगे बढ़कर स्वरोजगार की दिशा में काम करने की बात की है। सन 2016 में मैं कनाडा छोड़ के वापस अपने देश लौटा। मैंने अब जो अपना स्किल सेट है वहाँ से मैंने स्किल सीखा। मैं ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग और मैं एज अ टेक्नीशियन, एज अ मैकेनिक भी रहा। तो मशीनों से मुझे बहुत लगाव है। पीछे मेरे औजार देख रहे होंगे, ये मेरा गहना है और इनको यूज़ करके मैंने मशीन को डेवलप किया। मशीन डेवलप करने के बाद मैंने ऐसा गमला बनाया जिसके अंदर हम प्लास्टिक को रीयूज करके हम पानी तो बचा ही सकते हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि स्टार्टअप का ज़माना है, हमें नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला होना चाहिए। तो बात नौकरी देने वाले की नहीं है, हमें एक कुशल रोजगार, एक अपने ऊपर आत्मनिर्भर तरीके से इसको देना चाहिए। तो जिसके कारण हमारे जो प्लांटर्स हैं, हमारी जो इनोवेशन है, ये बहुत लोग इसको यूज कर रहे हैं। थोड़ी सी नॉलेज देके इसके ऊपर आराम से कलम चढ़ा सकता है और अच्छी वैरायटी के पौधे उगा सकता है। भैया के साथ मैं 8 साल के आसपास मैं काम कर रहा हूँ इनके साथ। बाकी इन्होंने टूल्स वगैरह सारा चीज़ यूज कराया है, कैसे चलाना है, किस तरीके से करना है। इन्होंने एक नौकरी दी मुझे क्योंकि मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं था और मेरे पास कोई रोज़गार नहीं था। इन्होंने मेरी पूरी सहायता करी है और भैया के साथ मिलके सारी मशीनें हमने पूरी तैयार करी है। उसके बाद जाके एक अच्छा रिजल्ट आया। हमारा जो गमला बना था। प्रदेश सरकार द्वारा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के तहत कल यानी 17 जनवरी को प्रदेश भर में संविधान प्रस्तावना वाचन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम सभी जिलों के लघु सचिवालयों व अन्य कार्यालयों के साथ साथ सभी सरकारी तथा निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों में आयोजित किया जाएगा। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी प्रशासकीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों व मुख्य प्रशासकों, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, निगमायुक्तों, उपमंडल अधिकारियों और जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस आशय का एक पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा देश का संविधान अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2024 से साल भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत की गई है। यह निर्णय हमारे लोकतंत्र की उल्लेखनीय यात्रा और हमारे संस्थापक सिद्धांतों तथा संवैधानिक मूल्यों की स्थायी विरासत को दर्शाता है। इन समारोहों का उद्देश्य संविधान में निहित मूल मूल्यों को दोहराते हुए संविधान निर्माताओं का सम्मान करना है। संविधान प्रस्तावना वाचन कार्यक्रम भी इसी कड़ी में आयोजित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। प्रदेश के छात्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसमें भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण करवाया है। गौरतलब है कि परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसमें वे देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करते हैं।
इस दौरान वे परीक्षा के तनाव को दूर करने, समय प्रबंधन, आत्मविश्वास बढ़ाने और बेहतर प्रदर्शन के टिप्स साझा करते हैं। साथ ही छात्रों के सवालों का भी सीधा जवाब देते हैं। अंबाला के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 के प्राचार्य अमन गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन बच्चों में उत्साह बढ़ता है। इसमें भाग लेने के लिए छात्रों में ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। इसके माध्यम से उन्हें सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ने और अपनी समस्याओं का समाधान जानने का अनूठा अवसर मिलता है। पिछले वर्ष में इस कार्यक्रम ने लाखों छात्रों को प्रेरित किया है। और अभी रजिस्ट्रेशन चल रही है। हमारे स्कूल के बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन किया है, लास्ट ईयर भी रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद रजिस्ट्रेशन में बच्चों के जो क्वेश्चंस आएंगे उसके बेस पे बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और उसमें बच्चों को बुलाया जाएगा प्रधानमंत्री क्वेश्चन पूछने के लिए। आगे मोदी उन क्वेश्चन का जवाब देंगे ताकि बच्चों में स्ट्रेस ना हो, बच्चों को पेपर के लिए टेंशन ना हो, बच्चे आराम से पेपर कर सकें। इसका बच्चों को पेपर में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। लास्ट ईयर हमारे स्कूल की एक गुड़िया की जो फोटो थी, इमेज फोटो बनाई थी उन्होंने, वो प्रधानमंत्री ने रीट्वीट की थी। वहीं परीक्षा पर चर्चा के लिए पंजीकरण करवाने आए विद्यार्थियों ने कहा कि ये न केवल हमारे लिए एक मार्गदर्शक कार्यक्रम है, बल्कि ये हमें आत्मविश्वास से भरकर अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऐसे कार्यक्रम छात्रों के मानसिक विकास और बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी सीधा हमसे संपर्क करते हैं इसके द्वारा, और मैंने कुछ सवाल पूछे हैं अपने प्रधानमंत्री जी से। अपेक्षा करता हूं कि उसके जवाब मुझे जरूर मिलेंगे। परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और ये पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वो स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं, उनके प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। पीएम नरेंद्र मोदी हमें बता देते हैं कि अपनी जो परीक्षाएं हैं उनको कैसे मैनेज करें, हमारे जो दिक्कतें आती हैं उनके हल हमें बता देते हैं। मैंने परीक्षा पे चर्चा पे रजिस्ट्रेशन करा है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है पढ़ाई से रिलेटेड, और हम प्रधानमंत्री से क्वेश्चन भी पूछ पाते हैं। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने 21 जनवरी को एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। किसान नेता सरवन पंधेर ने कहा कि इसमें 101 किसान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अभी तक बातचीत का मन नहीं बना रही है, इसलिए आंदोलन को और तेज करेंगे। किसानों की सभी मांगें देश हित में हैं और उन्हें लागू कराया जाएगा। किसान इससे पहले भी दिसंबर महीने में 3 बार दिल्ली कूच की कोशिश कर चुके हैं। किसान 6 दिसंबर, 8 दिसंबर और 14 दिसंबर 2024 को दिल्ली की ओर रवाना हुए थे, लेकिन तीनों बार हरियाणा पुलिस ने उन्हें बैरिकेड पर ही रोक लिया। बता दें कि एमएसपी की गारंटी कानून को लेकर किसान 11 महीने से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत ढल्लेवाल 52 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उनके समर्थन में 111 किसान लगातार दूसरे दिन अनशन पर बैठे हैं। फतेहाबाद कोर्ट ने जिले के टोहाना में दिव्यांग लड़के की बेरहमी से गला काटकर हत्या करने के दोषी भाई को फांसी की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने 5 साल पहले मकान के झगड़े के मामले में गला काटकर हत्या के मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने धारा 302 के तहत फांसी और 20,000 रुपये जुर्माना, जबकि धारा 457, 506, 201 में 5-5 साल कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला उप न्यायवादी अरुण कुमार ने पैरवी की और इसके संबंध में जानकारी दी। 380, 457 व 506 आईपीसी थाना शहर टोहाना में आरोपी अशोक कुमार वासी टोहाना को फांसी की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी अरुण कुमार बंसल उप जिला न्यायवादी ने की, जिसमें दोषी अशोक कुमार पर आरोप लगाया गया कि उसने रंजिशवश अपने विकलांग भाई दीपक की तेजधार हथियार से गर्दन काटकर गर्दन को थैले में रखकर अपने साथ ले गया। जो दौरान तफ्तीश पुलिस ने मृतक की गर्दन में अन्य सामान बरामद किया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव राम सहाय वर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने बतौर मुख्य सचिव कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। लेखन और खेलों में गहरी रुचि के साथ ही वे नेशनल एडवेंचर क्लब के लाइफ टाइम प्रेसिडेंट भी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज स्पेडिक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने एवं ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इसरो द्वारा स्वदेश में विकसित भारतीय डॉकिंग प्रणाली की सफलता के बाद भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला चौथा देश बन गया है। डॉकिंग प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और मानव युक्त मिशनों में महत्वपूर्ण है। ये प्रौद्योगिकी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में भारी अवसंरचना निर्माण और कक्षा में फिर से ईंधन भरने की प्रक्रिया सहित महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करती है। इस उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों और उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए अंतरिक्ष दल को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये मिशन आगामी वर्षों में देश के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। केंद्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि को अविश्वसनीय बताते हुए कहा कि पूरी तरह से स्वदेशी भारतीय डॉकिंग प्रणाली है। ये प्रणाली भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान 4 और गगनयान सहित भविष्य के महत्वाकांक्षी मिशनों के निर्बाध संचालन का मार्ग प्रशस्त करेगी। यही इसरो के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर माइलस्वामी अन्नादुरई ने पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में इस डॉकिंग का बहुत महत्व होगा। साथ ही ये चंद्रयान 4 मिशन में बहुत मददगार साबित होगा। Docking together, it's something great work the people have done. Congratulate the whole team, and definitely this docking will have its own thing in the coming years. Chandrayaan 4 itself, this requirement is there. I think this will help a lot more. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल करोलबाग विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत कुमार गौतम के समर्थन में रोड शो निकालकर उनका नामांकन दाखिल करवाया। सीएम ने कहा कि करोलबाग की सरदारी का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, उससे साफ है कि यहां भी कमल खिलने वाला है। बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। शीश महल और दूसरे महाघोटाले इसके प्रमाण हैं। दिल्ली के मेरे परिवारजनों ने निर्णय कर लिया है कि 5 फरवरी को केजरीवाल को सबक सिखाना है, उन्हें शीश महल में बिठाना है। सीएम ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने में दिल्ली के परिवारजनों ने बहुत सहयोग दिया है, उसके लिए मैं दिल से सभी का धन्यवाद करता हूं। अब की बार दिल्ली में भी बड़े बहुमत के साथ कमल का फूल खिलेगा। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि पंजाब में आपकी सरकार है, केजरीवाल बताएं कि पंजाब का किसान धरने पर क्यों बैठा है। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार देने का काम हरियाणा के लोगों ने किया है और उस जीत के अंदर दिल्ली के लोगों का भी एक बड़ा योगदान रहा है। अब दिल्ली के अंदर यहां भी कमल का फूल खिलेगा, कमल की खेती होगी। बहुत बड़े मैंडेट के साथ यहां पर कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं केजरीवाल साहब को यह कहना चाहता हूं कि भाई थरी सरकार पंजाब में है, पंजाब के अंदर किसान धरने पे क्यों बैठा है? आप वहां पर जाएं, वहां के मुख्यमंत्री को कहें कि भाई ये फसल जो इनकी किसान बैठा उनको आश्वस्त करें कि हम एमएसपी पर खरीदेंगे। हम हरियाणा के अंदर किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। ये लोगों को, किसानों को भी बरगला करके उनका शोषण करने का काम ये कर रहा है। ये झूठ बोलता है। ये तो कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। अब कांग्रेस के साथ समझौता करने की घूमता है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में खाली पड़े पैक हाउस कम कोल्ड स्टोर का बागवानी विभाग के सहयोग से फिर से परिचालन शुरू किया जाए ताकि किसानों को अपने फल एवं सब्जी का संरक्षण करने में आसानी हो। इसके अलावा उन्होंने मार्केट कमेटी डबवाली के अंतर्गत आने वाली खरीद केंद्र अबूब शहर में
किन्नू फल व सब्जी मंडी स्थापित किए जाने के बारे में भी चर्चा की। इससे अबूबशहर के आसपास के किसानों को विशेष लाभ होगा। उन्होंने कल चंडीगढ़ में एक बैठक में अधिकारियों को प्रदेश सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश देते हुए बताया कि कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें चल रही हैं। वहीं कृषि मंत्री ने वेटरनरी एंड लाइव स्टॉक एक्सटेंशन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान कहा कि VLDA की सभी जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। देश विदेश से श्रद्धालु दिव्य भव्य महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और ऐसे में उनके भोजन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में इस्कॉन में 2 बड़ी रसोई बनाई हैं। इसमें हर दिन करीब 1.5 लाख लोगों के लिए भोजन बनाया जा रहा है। इस्कॉन की मेगा किचन में बनने वाला भोजन विशेष है। पहले इसका भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर लाखों लोगों को ये फ्री महाप्रसाद बांटा जाता है। ये महाप्रसाद महाकुंभ मेला क्षेत्र के कई प्रमुख स्थानों पर वितरित किया जा रहा है। इस्कॉन की इस मेगा किचन में अडानी समूह की ओर से सहयोग किया जा रहा है। We have 2 mega kitchens. One is here and one is at the DSP ground where we're feeding for the holding area for the railway station. So between the 2 kitchens yesterday, I think 1.5 lakh meals have been given. Right. And it's not ordinary meals. Whatever we cook, we first offer to our deities. So we do Naivedya. So we have prasadam, karma-free diet. Yeah. We have an outlet at the Sangam site, directly at the Sangam, next to the sector magistrate office. So when the people returning from their bars, we're also going to distribute meals. महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और जनता को संगम स्नान के बाद बड़े हनुमान जी का मंदिर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 दिसंबर को प्रयागराज दौरे पर हनुमान मंदिर कॉरिडोर देखने के बाद लेटे हुए हनुमान जी की पूजा की थी। क्या बदलाव हुआ है इस नए कॉरिडोर के बनने के बाद से, देखिए ये खास रिपोर्ट। हनुमान मंदिर कॉरिडोर में और आप देख रहे हैं कि वो जो कॉरिडोर का हिस्सा है वो नया एंट्री गेट बनाया गया है और पहली बार ये एंट्री गेट बनाया गया है कि पहले दोनों ही तरफ से जो यात्री थे वो आया किया करते थे। अब देखिए आप कितने लोगों की लाइन लग रही है और एक साथ लाखों लोग यहाँ पर इस परिसर में दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर चित्रकारी की गई है, राम नाम अंकित किया गया और हनुमान जी के अलग अलग जो चित्रण है वो यहाँ पर भित्ति चित्रों में दिखाई देते हैं। तो आराम से जो दर्शनार्थी यहाँ पर आ रहे हैं वो इन चित्रों के माध्यम से श्री हनुमान जी की महिमा और उस कथा को याद करते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं। और आप देख रहे हैं कि लंबी लाइन है। विश्व में एकमात्र लेटे हुए हनुमान जी हैं जो कि यहाँ पर भारतवर्ष में जब भगवान श्री राम लौटे श्रीलंका से दिग्विजय करने के बाद में, तो यहीं पर हनुमान जी ने कुछ समय के लिए विश्राम किया था और ये उनका विश्राम स्थल कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर और हमारे कैमरा सहयोगी श्री सुमन आपको दर्शन करा रहे हैं। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कारोबार में सहूलियत को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2025 तक 1500 बोझिल अनुपालन कम करने और अधिनियमों, नियमों, जांच सूचियों के तहत 50 प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने कल चंडीगढ़ में कारोबार सुधार कार्य बिंदु, एजेंडा और अनुपालन बोझ कम करने के कार्यान्वयन तथा प्रस्तुतिकरण हेतु एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि कारोबार सुधार कार्य बिंदुओं के सफल कार्यान्वयन में हितधारकों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है, इसलिए सुधार कार्य योजना हेतु इनपुट मांगने की प्रक्रिया में विभाग अपने हितधारकों को शामिल करे। उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन किया जाए। व्यापार सुधारों पर सुझावों के लिए उपायुक्तों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने हार्टोन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ये सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी नागरिकों को हिंदी में भी उपलब्ध हो ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकें। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव डी सुरेश ने बताया कि कुल 985 व्यवसाय और नागरिक अनुपालन कम किए गए हैं, जिनमें से 746 व्यवसाय श्रेणी से जबकि 239 नागरिक श्रेणी से संबंधित हैं। अब तक 30 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया है और 19 प्रावधानों की समीक्षा की जांच चल रही है। बैठक में बताया गया कि विभिन्न विभागों में 23 अधिनियमों के तहत अनुपालन बोझ को कम करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। सभी 23 अधिनियमों में सुधारों की संरचना 4 चरणों में की जा रही है। BRAP 2024 के लिए 15 फरवरी,
2025 तक विभिन्न विभागों में कुल 435 सुधार किए जाने हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।